रिकॉर्डिंग का बटन जो है ना, दैट इज़ असेंशियल टू स्टार्ट द क्लास। तो आज हमने रिकॉर्डिंग लाजमी करनी है। तो जनाब, आज का जो लेक्चर है वो किस चीज़ के मुतल्लिक है। आप जानते हैं कि हमने मल्टीप्लायर को एक दिन डिस्कस किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लायर की लिमिटेशन एंड अजम्पशंस पे हमने एक दिन लगाया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फोकस करेगा इस बात के ऊपर कि एक्सेलरेशन प्रिंसिपल क्या है। ज़बरदस्त टॉपिक है जी एक्सेलरेशन, और काउंटर एक्शन है दूसरी पार्टी का, यानी मल्टीप्लायर कनेजियन की साइड से था, और एक्सेलरेटर का जो आइडिया है दिस इज़ फ्रॉम द मॉनेटरी साइड, यानी न्यू क्लासिकल की साइड से फिर जवाब मिला इन्हें कि जनाब आप मल्टीप्लायर की बात करते हैं, लाइए हम आपको एक्सेलरेटर का आइडिया देते हैं। सो एक्सेलरेटर क्या है, दोनों को जब तक मुआजनाती तौर पे ना लिखा जाए, यानी कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से ना लिखा जाए, कभी भी ये बात फहम में नहीं जाती। इससे इसको हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हम ये करेंगे कि जनाब रब्बे ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। इस टॉपिक के हवाले से ये हमारा तीसरा सेक्शन है, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस यार, नो प्रॉब्लम। लेट मी चेक अगेन, दोबारा चेक भी कर लेता हूँ कि मेरा OBMS भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। बिल्कुल OBMS रिकॉर्डिंग कर रहा है जी, यानी कंप्यूटर पे भी रिकॉर्डिंग हो रही है और क्लाउड पे भी हो रही है। अच्छा बच्चों, अब बात ये हो गई कि सबसे पहली बात एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है क्या। देखिए, बात ये है कि एक्सेलरेशन प्रिंसिपल ये है कि जब हम कहते हैं कि एक तरफ इन्वेस्टमेंट जो है, यानी यू सी, आप ये कहते हैं कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट leads to increase many times more in real income। कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी चेंज लाता हूँ तो रियल इनकम बहुत ज़्यादा चेंज होती है, रियल इनकम बहुत ज़्यादा चेंज होती है। ये तो बच्चों कॉन्सेप्ट पहला है जो आपने पढ़ा किसमें, यू हैव लर्न इन मल्टीप्लायर। इज इट सो, ये बात आपको क्लियर है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज मैनी टाइम्स मोर इन रियल इनकम, के अगर हम इन्वेस्टमेंट में इजाफा करेंगे तो उससे इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जब इनकम में इजाफा होगा तो इससे क्या होगा। एक्सेलरेटर इससे आगे की बात बयान करता है, यानी इससे आगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो एक्सेलरेटर है। सो एक्सेलरेशन यहाँ से शुरू होती है। एक्सेलरेशन ये कहता है, यानी नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये कहता है कि इस आमदनी के इजाफे से द increase in real income, increase in real income leads to increase in demand, या आप एग्रीगेट डिमांड कह दीजिए कि जब इनकम बढ़ेगी तो जाहिर है लोग इनकम घर में तो रख के नहीं बैठेंगे। आपको पता है इंसान की तो फितरत है, पैसा उसके पास आ गया उसके हाथों में खुजली शुरू हो जाती है। वो जब तक खर्च ना करे उसको सुकून नहीं आता। तो इससे एग्रीगेट डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अब एक्सेलरेशन ये कहता है कि ये जो एग्रीगेट डिमांड में इजाफा है ये यहीं तक नहीं रहता। ज़ाहिरी बात है इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें मज़ीद कैपिटल स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। टू मीट दिस डिमांड, टू मीट दिस डिमांड we need
कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक क्या होता है बच्चों? मशीनें, आलात, टूल्स, मटेरियल, हमें उसकी ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि हकीकत में ये जो रियल इनकम का इजाफा है ये एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है, और ये जो एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हुआ है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है, और इस कैपिटल स्टॉक को पूरा करने के लिए अगेन वी नीड टू इन्वेस्ट मोर, अगेन वी नीड टू इन्वेस्ट मोर, हमें मज़ीद इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगेन वी नीड टू इन्वेस्ट मोर। रिपीट करते हैं, रिपीट ये करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ था उससे इनकम में इजाफा हुआ था, जो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ था उससे इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। अब वो जो इनकम में इजाफा हुआ था अल्टीमेटली उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। एग्रीगेट डिमांड को पूरा करने के लिए हमें मज़ीद कैपिटल स्टॉक की ज़रूरत पड़ी। आप में से किसी बच्चे का माइक ऑन है बेटा, देखिए किसका माइक ऑन है प्लीज़। तो जिसकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है, सॉरी एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा हुई तो हमें मज़ीद कैपिटल स्टॉक की ज़रूरत पड़ी, यानी मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत पड़ेगी फिर। तो यू नीड मोर टू इन्वेस्ट टू मीट दिस डिमांड, कि अगर इस डिमांड को मीट करना है तो मज़ीद पैसा लगाना पड़ेगा, मशीनें, आलात और टूल्स ख़रीदने पड़ेंगे। टू बाय मोर टूल्स, इक्विपमेंट एंड मशीनरी, कि आपको फिर मज़ीद पैसे लाने पड़ेंगे इक्विपमेंट, टूल्स और मशीनरी के लिए। तो लिहाजा आप ज़रा गौर कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट ने इनकम को बढ़ाया, इनकम ने डिमांड को बढ़ाया, और डिमांड ने कैपिटल स्टॉक की ज़रूरत को बढ़ाया, और उस कैपिटल स्टॉक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ी। इसका मतलब ये हो गया कि रिलेशनशिप यूँ बना कि इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इनकम एंड इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। सो दिस वन is the multiplier and this one is the accelerator. सो अगेन जी दोबारा रिपीट करते हैं, हुआ क्या था? इन्वेस्टमेंट ने इनकम को बढ़ाया था, इनकम के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हमें मज़ीद मशीनरी, इक्विपमेंट और कैपिटल टूल्स की ज़रूरत पड़ी, यानी कैपिटल स्टॉक की ज़रूरत पड़ी, और उसके लिए हमें फिर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी। इससे साबित ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ाती है तो इनकम इन्वेस्टमेंट को, तो जब इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ाती है मल्टीप्लायर है, और जब इनकम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है ये एक्सेलरेटर है। जी बच्चों, यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक है नाजिश, आगे बढ़िए। और बच्चे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहा सर ने? सर ने कहा कि इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ी थी, ये हमने पिछले 2 लेक्चर में समझा, लेकिन इनकम से डिमांड बढ़ेगी, चूँकि ज़ाहिर है पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड के लिए हमें पूरा करने के लिए मज़ीद मशीनें, टूल्स लगाने पड़ेंगे, जिसे हम कैपिटल स्टॉक कहते हैं। तो कैपिटल स्टॉक को ये मैंने रेड में लिखा है कि टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, और वो मुफ्त तो नहीं मिलेगी, उसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? सरमायाकारी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया बच्चों? तो कैपिटल स्टॉक को सप्लाई भी कह सकते हैं जी। कैपिटल स्टॉक जो है डेट्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज सप्लाई, सप्लाई बढ़ाने के लिए वो चाहिए हमें, ठीक है ना। सप्लाई तो ज़ाहिर है गुड्स एंड सर्विसेज होंगी जिसकी डिमांड बढ़ी, लेकिन उनको बनाने के लिए हमें
प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए, वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इस बात को क्लियर करने के लिए जो इस साइड का इकोनॉमिस्ट है उसने एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की मिसाल नहीं ली, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बजाय एक इंडस्ट्री को एज अ केस स्टडी लिया है। तो ये भी एक रिसर्च का तरीका होता है कि बजाय इसके कि बहुत बड़ा सैंपल लें, पूरी इकोनॉमी लें, उन्होंने एक केस स्टडी ले लिया और उसके अंदर उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर का एक केस स्टडी लेके अपनी बात को साबित कर दिया। अब वो टेक्सटाइल का जो केस स्टडी है ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक मुनफरिद चीज़ है, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस केस स्टडी को फॉलो किया है। अच्छा, तो बहरहाल ये है कि यहाँ तक बात जो है हमें समझ आई है, और इसको अगर किताबी शक्ल में देखा जाए तो किताबी शक्ल में इसको इस तरह से लिखा जाता है कि जे.एम. क्लार्क जो है वो इसका थ्योरी का बानी है, और वो ये कहता है कि आपने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ती है, कि देयर इज़ ए कनेक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड चेंज इन क्रॉसपॉन्डिंग, कहता है इंक्रीज इन इंक्रीजेज इनकम इंक्रीजेज देयर विल बी क्रॉसपॉन्डिंग बट मैग्नीट्यूड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट से चेंज होने से इनकम चेंज होती है। देयर इज़ ए कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड कैपिटल स्टॉक अकॉर्डिंग टू the acceleration principle. If demand goes increases, then the percentage change in demand for machine and other investment necessary to make these goods will even will increase even more. In the other words, when income increases, people's spending power also increases and their consumption increases, consequently demand for consumer goods increases. In order to meet enhanced demand बढ़ाने के लिए investment must increase to raise the productive capacity of the economy. तो ये बच्चों जो सेंटेंस हैं ये आपको समझ आ रहे हैं बच्चों, क्या ख्याल, क्लियर जी? अच्छा, अब इसके अंदर जो के है वो क्या चीज़ थी, आप जानते हैं बच्चों के क्या चीज़ थी? अगर मैं लिखूं के तो आप कहेंगे सर के का हमें पता है, के इज़ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, ये है मल्टीप्लायर, ये है मल्टीप्लायर। लेकिन जो डब्ल्यू है दिस इज़ एक्सेलरेशन वैल्यू, डेल्टा के बाय डेल्टा वाई के रियल इनकम के बढ़ने से कितना कैपिटल स्टॉक और लगाना पड़ा, तो ये वैल्यू है एक्सेलरेशन की, दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है? तो ये मल्टीप्लायर है और ये एक्सेलरेटर है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो सेंटेंसेस मैंने पढ़े हैं ये सेंटेंसेस एग्जैक्टली वही आपको बयान दे रहे हैं जो मैंने पहले समझाया है, क्या ख्याल है? इज इट सो? क्या ख्याल है कि नहीं? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है नाजिश, बिल्कुल ऐसा ही है कि उसकी हम एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, चूँकि आपको पता है हमने इकोनॉमी को मैनेज करना होता है, तो जिस तरह हमें मल्टीप्लायर की एक वैल्यू चाहिए होती है इस तरह एक्सेलरेटर की भी एक वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है जी? अच्छा, तो ये जो बात मैंने लिखी थी यहाँ पे आप ये भी अपने अल्फाज में लिख सकते हो, एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन बन जाएगी इसकी और आसान बन जाएगी। और अगर आप चाहो तो ये वाली भी किताबी से जो मैंने किताब से लिए ये भी आप लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, बट योर प्रायोरिटी, आप वो लिख लो या ये लिख लो, इट्स योर चॉइस। तो आपको कौन सी अच्छी लगी? यू विल लाइक टू राइट इन दिस वे आर यू लाइक टू राइट इन दिस वे, विच वन यू लाइक, 1 और 2? पहला ठीक है या दूसरा ठीक? वैसे आपस की बात है दोनों एक ही हैं दोनों एक ही हैं, पहला समझाने का तरीका है और दूसरा एग्जैक्टली सेम वही चीज़ थी। अच्छा एनीवे, लेकिन आपने दोनों को पढ़ लेना है और फिर अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं आप, लेकिन ऐसा ना हो कि अपनी बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर लें। इसलिए ख्याल रखना है कि जो बातें लिखी हैं उनको इसी तरह लिखना है कि एन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन रियल इनकम, विच रियल इनकम कॉजेज लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, and to fulfill that demand of goods and services we require more capital stock,
एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल द एक्सेलरेटर। क्लियर जी? तो ये बच्चों इस तरह से आपने इसको करना है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ये आ गया। म्यूज़िक कहाँ से आ गया यार? म्यूज़िक तो है ही नहीं हमारे फील्ड में। म्यूज़िक आप पता नहीं क्यों अपना पुराना फैमिली बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्यों घुसाना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में। वो पहले की बात है। माँ बाप पैसा इसलिए लगा रहे हैं कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप फिर वही फैमिली प्रोफेशन में वापस जाना चाह रहे हैं। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? वापस आए अपने काम, सॉरी वापस ना जाएं, आप आ गए इधर, आप इधर ही रहे, सीए करना है अब इसी, ठीक है। अब ठीक है, किसी वक्त बड़ा दिल चाहा तो पुराना कोई गिटार निकाल के कोई 5-10 मिनट बजा लिया शौक पूरा करने के लिए। अच्छा बच्चों, चलिए अब बात करते हैं कि एग्जामिनर इसको कैसे पूछता है। भाई एग्जामिनर इसको बहुत अहमियत देता है। अल्लाह को आए कि इस चैप्टर में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट हैं और इन्होंने हमें नचा के रखा हुआ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि मतलब एग्जामिनर इसकी जान ही नहीं छोड़ता। मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर। तो आप ये कह सकते हैं 2 कॉन्सेप्ट हैं और हमें इन्होंने जो है वो हिला के रखा हुआ है। एनीवे, मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एक केस स्टडी लेता हूँ और वो केस स्टडी एग्जामिनर ने दिया है और फिर उसने एक ही सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से उसे साबित किया है। तो हम सबसे पहले तो इसी को शुरू करते हैं। और ख़ूबी की बात यह है कि एग्जामिनर खुद ही अजम्पशंस भी बीच में डिक्लेयर कर रहा है। पहली बात तो वो कह रहा है कि डिस्कस द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन इट्स रेलेवेंस टू एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का जो रूल है उसे एक्सप्लेन करो तुम एक्सेलरेशन प्रिंसिपल के हवाले से। बताइए ये काम हमने कर लिया है जी, इज इट डन? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप एक्सेलरेटर के हवाले से बताओ। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ही तो लेके चले हैं हमने, तो उसका दामन ही नहीं छोड़ा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से लेकर हम कहाँ लेके आए उसको? शाबाश, कैपिटल स्टॉक तक लाए। तो ये सारा हमने जो डिस्कस किया है ये यही तो डिस्कस किया है। अब सवाल ये एग्जामिनर ने ऐसे क्यों पूछा? भाई एग्जामिनर ने इसलिए इस तरह पूछा चूँकि एग्जामिनर ने बुक में ऐसे लिखा हुआ है ना, उसे पता है मेरी किताब में ऐसे लिखा हुआ है, तो उसने उसी हवाले से पूछा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का को एक्सप्लेन करो, डिस्कस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स रेलेवेंस टू एक्सेलरेशन। तो पहले हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ती है, फिर इनकम को रेलेवेंट किया, डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है और उसको पूरा करने के लिए हमें कैपिटल स्टॉक और बढ़ाना पड़ता है। इस तरह दोबारा फिर और पैसा कारोबार में लगाना पड़ता है। ठीक हो गई बात। अब जो केस स्टडी है वो क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डिटरमिन द रेट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स 1 to 5। 1 से लेके 5 साल तक का मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बताओ दिए गए केस में। यानी केस स्टडी दिया है ना उसने, तो इसलिए उसने खुद कहा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो चेंज आया है यूजिंग द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा। उस फॉलोइंग डाटा में वो कहता है कैपिटल आउटपुट रेशियो 1 के बदले 4 है। 1 के बदले 4 का मतलब ये है कि अगर हमें 1 रुपया का प्रोडक्ट बनाना हो तो हमें 4 रुपये की कैपिटल स्टॉक चाहिए। मींस आसान करते हैं इसको कि अगर मुझे 1 रुपये की आउटपुट प्रोड्यूस करनी है तो आई रिक्वायर 4 रुपीज़। 4 रुपये लगाऊंगा तो 1 रुपया बनेगा। रिपीट करता हूँ, 4 रुपये लगाऊंगा तो 1 रुपया बनेगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि मशीनें नई लगती जाएंगी, ये भी है कि साथ साथ पुरानी मशीनों का डेप्रिसिएशन भी हो रहा है। और वो डेप्रिसिएशन कितना है? 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर्स कैपिटल। पिछले साल का 10% डेप्रिशिएट भी हो रहा है। और आउटपुट डिटेल्स फॉर द गिवन, आउटपुट डिटेल फॉर द गिवन ईयर्स आर एज फॉलोज। ये आउटपुट डिटेल। तो बच्चों ये 3 बातें आपको याद हो जाएंगी मेरा केस हल करते करते। केस हल करते करते 3 बातें आपको याद हो जाएंगी। अब ये 3 बातों को याद करना साथ साथ पड़ेगा हमें। और मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं डिस्कस करूँगा आपको याद हो जाएगा। कैसे? कि इसके अंदर टू मेक इट वी सपोज, हमने सपोज किया है कि सिर्फ एक इंडस्ट्री है और वो है क्लॉथ। एक ही इंडस्ट्री है, वो क्लॉथ है। मैंने कहा था हमने एक इंडस्ट्री को केस लिया है और वो है टेक्सटाइल, क्लॉथ।
दूसरी बात कैपिटल आउटपुट रेशो है कितनी 4:1, ठीक है जी। और वियर एंड टीयर यानी डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम वियर एंड टीयर वो 10% है। और पहले 2 साल तक डिमांड में कोई चेंज नहीं आती और चेंज इन आउटपुट इज गिवन, ये हमें एग्जामिनर ने दी है। तो 5 बातें अज्यूम्ड हैं, सपोज्ड है। पहली बात, एक इंडस्ट्री है वो है क्लॉथ। दूसरी बात, 4 रुपये लगा के 1 रुपया मैं कमाता हूँ। तीसरी बात ये कि पिछले साल का जितना कैपिटल स्टॉक है उसमें से भी कुछ ख़राब हुआ है, जो ख़राब हुआ है उसको सही करने में 10% कॉस्ट आएगी उसकी कीमत से, जो भी निकालेंगे जितनी उसकी कीमत है 10% उसके पुर्जे बदलने पड़ेंगे, उसके अंदर रिपेयर वर्क करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। और सपोज़ ये क्या हुआ है कि पहले जो 2 साल हैं उसके अंदर डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फर्स्ट 2 ईयर्स देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में किसी भी किस्म की कोई भी चेंज नहीं है। एक मिनट यार, मक्खी ने बड़ा तंग किया। अच्छा चलें, एनीवे तो अब बच्चों यहाँ तक बात पहले क्लियर कीजिए। इंडस्ट्री कौन सी ली? क्लॉथ। और कैपिटल आउटपुट रेशो 4:1, मुझे कहाँ से पता चला? मुझे एग्जामिनर ने बताया, ये रहा एग्जामिनर ने कहा है कैपिटल आउटपुट रेशो 4 रुपये लगा के 1 रुपया कमाऊंगा। मुझे वियर एंड टेयर का कहाँ से पता चला? वियर एंड टेयर एग्जामिनर ने बताया, वो कह रहा है 10% होगा पिछले साल के कैपिटल स्टॉक का। और उसने मुझे बताया है कि डिमांड मैंने आपको जो दी हुई है वही है, ठीक है जी, ये आउटपुट डिमांड ही होती है और उसके मुताबिक हम आउटपुट करेंगे जितनी डिमांड होगी। और पहले 2 साल तक डिमांड चेंज नहीं हो रही। मुझे कहाँ से पता चला? पहले साल 200, दूसरे साल भी 200, तो पहले 2 साल डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, तो ये ऐसे ही याद करना है। और ये अगर एग्जामिनर ने कल को 3:1 कर दिया तो तुमको जी मैं याद करके हूँ 4:1, तो 4:1 कर दोगे? बताओ। हाँ भाई उमर, हाँ भाई एनोनिमस, बता भाई। नहीं, जो फिर बात याद रखो ना, याद रट्टा क्यों लगाना है? रट्टा नहीं लगाना, एग्जामिनर ने देना यार। कल को एग्जामिनर 2.1 कर दे तो फिर क्या, 2:1 कर दे फिर क्या करोगे? लिहाजा ये रट्टा नहीं लगाना, ये समझना है इसको कि एक सेक्टर दिया हुआ है वो क्लॉथ है, ठीक है जी। और दूसरी बात, 4 रुपये लगा के 1 रुपया कमाएंगे, 10% पिछला डेप्रिसिएशन है और पहले 5 साल की उसने हमें आउटपुट बता दी कि ये आउटपुट होगी या ये आपकी डिमांड होगी। चल शुरू करते हैं, खुद ही पता लग जाएगा। कितने कॉलम बनाने वो मैंने पहले बता दिए। टाइम पीरियड उसने जो लिया है, उसने जो टाइम पीरियड लिया है वो उसने लिया है भाई, उसने लिए हैं 5 साल। लेकिन मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा। 5 साल लिए लेकिन मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 6 साल हो जाएंगे। 1 साल ज़ीरो यानी इनिशियल ईयर में वैसे ही रख लूँगा। अच्छा जी, चलिए अब देखते हैं उसने कैसे दिया हुआ है सवाल। उसने दिया हुआ है 0 पे 1, तो चूंकि उसने कॉलम अपना 0 से शुरू किया था तो मैंने भी 0 से शुरू किया। उसने जैसे कहा था 0, 1, 2, 3, 5, 200, 240, 280, 320, 320। चलें जी, मुझे याद हो गया जी। 200, 200, पहले 2 साल डिमांड चेंज नहीं हुई, तो ये जो आउटपुट है ये डिमांड भी है, ये भी याद रखना है। ज़ाहिर है जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्शन करोगे ना। अच्छा, और उसके बाद कितना था? 240, 240, तो 240, 280, 320 और फिर 320। बच्चों इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ, ये कहाँ से मैंने उठाया? शाबाश, मैंने एग्जामिनर के क्वेश्चन से कॉलम लिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैपिटल स्टॉक की कितनी ज़रूरत है। कैपिटल स्टॉक की कितनी ज़रूरत है? हमें ये पता है इट इज़ 4:1। इंक ब्लैक कर लेते हैं यार, ब्लैक इंक ज़रा ज़्यादा नुमाया नज़र आएगी आपको। अच्छा, तो इट इज़ 4:1, यानी 1 रुपया कमाने के लिए 4 रुपये चाहिए। 1 रुपया कमाने के लिए 4 रुपये चाहिए, तो अगर 200 की आपको प्रोडक्शन चाहिए है तो आपको 4 लगाने हैं, ठीक है जी। तो 800 का कैपिटल स्टॉक चाहिए।
अगर ये डिमांड हमें किस में दी हुई है उन्होंने, ये तो यार लिखना भूल गए किस में दी हुई है, पता नहीं मिलियन में थी कि बिलियन में थी। बहरहाल समझो कि ये नहीं बिलियन में, सॉरी ये दिया हुआ है ये बिलियन, तो ये बिलियन में है, तो ये भी फिर बिलियन में है, ठीक है, ये भी फिर बिलियन में, 800 बिलियन। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 200 800 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 240 यानी 240 मल्टीप्लाई बाय 4, चूँकि रेशो 4 है तो 440 की आउटपुट के लिए मुझे चाहिए हैं 960, ठीक है 960, लेट मी चेक, हाँ ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 280, तो ये बन जाएगा आपका जो है, बिल्कुल सही बेटे, थैंक यू वेरी मच, मुझे चाहिए था ये 1120, और 4 मल्टीप्लाई बाय 320, तो ये भी मुझे चाहिए, कितना है शाबाश, ये है आपका अल्लाह भला करे 1280, बिल्कुल सही है, ये 1280 हो गया। अच्छा, और ये भी बच्चे 4 ज़रबे 320, ये भी हो गया आपका 1280, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चे बात ये है कि जो चीज़ आपने जहन में रखनी कि ये सर ने कैसे निकाला। सर को ये पता था सिर्फ कि कैपिटल आउटपुट रेशो एग्जामिनर ने बताई थी 4:1, यानी 1 बिलियन कमाने के लिए 4 बिलियन लगाना पड़ेगा, या 1 रुपया कमाने के लिए 4 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो मैंने वहाँ से ये निकाल लिया कि द डिमांड और आउटपुट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 4, इसको 4 से मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अब वो कहता है कि डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन में एग्जामिनर कहता है कि बच्चे इतनी गलती करते हैं। मैंने कहा डेप्रिसिएशन क्या है, उसने कहा जी डेप्रिसिएशन है 10% ऑफ प्रीवियस ईयर, 10% ऑफ प्रीवियस ईयर। जब भी देखो बच्चा प्रीवियस ईयर की बजाय करंट ईयर निकाल आता है, ये है द बिगेस्ट मिस्टेक एवर मेक बाय द स्टूडेंट, द जर्नल मिस्टेक हर बच्चा कर रहा है, हर बच्चा कर रहा है। क्या कर रहा है कि हम कहते हैं पिछले साल का जो कैपिटल है उसका 10% जो है ना वो कैपिटल डेप्रिसिएशन है, वो करंट ईयर का निकाल आता है। अच्छा, अब वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि पहले साल का निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पिछले साल का हमें पता ही नहीं है। इस साल से शुरू होगा, जो पहला जीरो के बाद पहला साल आएगा, क्योंकि वो बेस ईयर है मेरा, वो पिछला साल मेरा बेस ईयर है। तो पिछले साल का 800 का 10% बनता है 80, पिछले साल का 800 का बनता है 10% 80, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे 800 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इक्वल 80, देन अगेन 800 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इक्वल 80, then again previous years 960 multiply by 0.1 sorry, that is 96, शाबाश। अच्छा, and then पिछले साल का 1120 and that's multiply by 0.1, that is 112, and पिछले साल का 1280 मल्टीप्लाई बाय 0.1, डेट इज़ 128। गुड हो गया जी, ये हो गया जी कैपिटल डेप्रिसिएशन। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, कोई मुश्किल जी इसके अंदर? सो टिल नाउ द थिंग्स आर क्लियर, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, इसके जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है सारे हल करने हैं बाद में, आपने जितने मैं दे रहा हूँ एक भी सवाल आपने नहीं छोड़ना, बेशक एक जैसे हैं, आपने ऐसे याद करने जैसे इसको किसी ने आपको रट्टा मारने के लिए दे दिया, क्रैमिंग करने के लिए दे दिया। अब बच्चों नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नेट इन्वेस्टमेंट होती है कि करंट कैपिटल स्टॉक में से अगर बंदा प्रीवियस कैपिटल स्टॉक माइनस कर दे, ठीक है, करंट कैपिटल स्टॉक में से प्रीवियस कैपिटल स्टॉक माइनस कर दे, ठीक है जी। मैं यहाँ लिखता हूँ करंट कैपिटल स्टॉक में से अगर बंदा प्रीवियस कैपिटल स्टॉक माइनस कर दे तो बच्चों ये निकल आएगा, यानी
जो करंट कैपिटल स्टॉक है उसमें से प्रीवियस माइनस कर दो। देखो बच्चों, पहला तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि प्रीवियस मुझे पता ही नहीं है, वो तो ज़ीरो है, इसलिए मैंने उसको ज़ीरो पीरियड दिया है। मैंने नहीं लिया, सॉरी, एग्जामिनर ने दिया है। अब 800 इस साल का, 800 पिछले साल का, डिफरेंस क्या है? ज़ीरो। ठीक है ना। अच्छा, 960 इस साल का, पिछले साल का 800, तो करंट क्या आया? 160। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर पिछले साल का जो है वो 960 है, इस साल का 1120 है, और माइनस हो गया आपका 960, तो ये इस साल का भी 160 बिलियन, बिलियन में है ना डाटा सारा, तो ये बिलियन हो गया जी। अच्छा, पिछले इस साल का जो है आपका 1280, और पिछले साल का आपका जो है वो डेट इज 960, नहीं सॉरी 1120, तो इस साल का 1120, तो ये हो गया 160। ठीक है, और फिर इस साल का 1280, और पिछले साल का भी 1280, तो ये हो गया ज़ीरो। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब ये है बच्चों जो नेट इन्वेस्टमेंट है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल है डेप्रिसिएशन का प्लस नेट इन्वेस्टमेंट, दोनों इकट्ठे कर लोगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज अ टोटल ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में नहीं बता सकता, पहले साल में इसको 80 कहता हूँ, अगले साल में इसको 240 कहता हूँ, उससे अगले साल में इसको जो है वो 256 कहता हूँ, उससे अगले साल जो मैं 272 कहता हूँ, उससे अगले साल जो है 128 कहता हूँ। ठीक हो गई जी बात। अगर ये स्केजुअल बन गया तो थिंग्स आर डन। स्केजुअल बन गया, चीज़ें डन हो गई। लेकिन स्केजुअल में सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने, सिर्फ 3 पॉइंट, ओनली 3 पॉइंट्स टू एक्सप्रेस, नथिंग मोर देन दैट। 3 पॉइंट जिस बच्चे ने लिख लिए उसने काम डन कर लिया। वो 3 पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जहां डिमांड चेंज होगी वहां इन्वेस्टमेंट चेंज होगी। मिसाल के तौर पे पहला पॉइंट मेरा ये है कि जब फर्स्ट 2 इयर्स में डिमांड चेंज नहीं हुई, नो चेंज इन डिमांड इन फर्स्ट 2 इयर्स, पहले 2 सालों में जब कोई डिमांड चेंज नहीं हुई तो जनाब हमारी जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। सो नो चेंज इन नेट इन्वेस्टमेंट, नो चेंज इन नेट इन्वेस्टमेंट, कोई नेट इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आया। पहला पॉइंट, जब डिमांड में चेंज नहीं आया तो इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आया, उसकी वजह हमने साबित ही ये करना है कि डिमांड बढ़ेगी तो हमें कैपिटल स्टॉक बढ़ाएंगे। ठीक हो गई बात। दूसरा पॉइंट हमने ये लिखना है कि भाई जब डिमांड में चेंज आया है तो नेट इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आया है। और डिमांड में चेंज कहाँ कहाँ आया है कि जब दूसरे, तीसरे और चौथे साल में डिमांड बढ़ी है तो हमने नेट इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा किया है कि व्हेन there is increase in डिमांड। अच्छा, अगर टाइम हो तो टेबल से देख के डिमांड लिख देना, ना हो तो इतना भी काफ़ी है कि इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर टाइम हो तो ज़रूर लिखो कि जब इंक्रीज हुआ है डिमांड में, दैट इज इन द टाइम पीरियड, दैट इज 800 960,
11, 20 and then in fourth period it is 1280 from 2, 3 and fourth पीरियड 2, 3 एंड फोर्थ पीरियड में डिमांड में इजाफा हुआ है, 960 हुई है, 1120 हुई है, 1280 हुई है। तो नेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है और नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ी है। और वो कैसे बढ़ी है? वो हुई है 160 इन ऑल 3 years, सारे तीनों साल जो है वो इजाफा हुआ। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको बेशक एट ए टाइम यूँ भी लिख सकते हो कि इसमें इजाफा जितना हुआ उसके मुताबिक इसमें जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है। और नंबर 3 फिर क्या आ जाएगा? अगेन फ्रॉम 4th to 5th year या 4th to 5th period, no change in demand, therefore no change in net investment। तो अगर उसमें चेंज नहीं आया तो नेट इन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंज नहीं आया। यही 3 पॉइंट मेन है। पहला पॉइंट क्या है कि जी पहले 2 साल कोई चेंज नहीं है डिमांड में, तो भाई हमारी तरफ से भी कोई चेंज नहीं है नेट इन्वेस्टमेंट में। अगले 3 साल नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ती रही, हम भी नेट डिमांड बढ़ती रही, हम भी नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहे। आखिरी साल फिर नहीं बढ़ी, हमने नहीं बढ़ाया। तो इसका मतलब है नेट इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगी जब डिमांड बढ़ेगी। ये बात हम पहले कह के आए थे। कहाँ कह के आए थे? कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो कैपिटल स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगा तो कैपिटल स्टॉक बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 टेन्योर ऐसे देखे हैं जहाँ एग्रीगेट डिमांड में कोई इजाफा नहीं हुआ और हमने नेट इन्वेस्टमेंट में कोई इजाफा नहीं किया। जहाँ एग्रीगेट डिमांड बढ़ी वहीं हमने इन्वेस्टमेंट में इजाफा किया। क्लियर हो गया बच्चों? अब इस बात को आप यूँ भी लिख सकते हो, ज़रा अच्छे अंदाज से लिखना चाहो तो ये सोल्यूशन है एग्जामिनर का जो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और ये है कि वी सी डैट व्हेन there is if increase in demand we find net investment increase time period 2-3 in demand 500 to instantly resultantly increase the gross investment from this to this। असल में ये शायद वैल्यूज़ पिछली आ गई हैं, तो ये वैल्यूज़ गलत हैं, ये आप ठीक कर लेना यहाँ से लेके, ठीक है। और इसको आप डील कर लेना खुद ही, ये अब आपने करेक्ट करना है इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ आया तो जी लिख कर एंटर कर दे बेटे, ठीक है जी। नहीं बेटा अभी मेरी बातें तो पूरी सुन लो ना, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी सी बात तो कर लो मेरे साथ। अभी मैंने कुछ ज़रूरी बातें सुनानी है, कोई दिल का हाल, कोई परेशानियाँ अपनी शेयर करनी है भी काफ़ी सारी। एक बहुत बड़ी परेशानी जो आपसे शेयर करनी है, फिर आप जाना। अच्छा बच्चों, अब सवाल ये है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक में से सवाल मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया कि डिफाइन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेलरेटर प्रिंसिपल। तो ये वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की है। कंप्लीट द फॉलोइंग एग्जाम्पल और कैलकुलेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन कंडीशन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को चेंज करो। यहाँ कैपिटल आउटपुट रेशो चेंज हो गई है, कितनी है? शाबाश, 3:1। ठीक हो गई ना बात? अच्छा, तो इसका टेबल कंप्लीट कर लोगे? क्यों भाई? अब्दुर्रहमान, उमर, हमजा जी, कर लोगे? ठीक हो गई बात, वैसे जैसे किया है। और इसका सलूशन भी मैंने क्वेश्चन बैंक से तस्वीर खींच के लगा दिया है, कुछ हद तक आपको समझ आ ही जाएगा। क्या ख्याल है? देखिए ना, पहले साल कुछ भी नहीं है, पहले साल इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे भी डैश डाल दें, यहाँ पे भी डैश डाल दें, यहाँ पे भी डैश डाल दें, ठीक है। बेशक आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ना ही डालें, ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, ये ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लिख दें, ठीक है जी। अच्छा, तो ये बच्चों ये हो गया आपका एग्जामिनर का ये आप सॉरी क्वेश्चन बैंक का सवाल, ठीक है जी। तो क्वेश्चन बैंक का सवाल आप कर लेंगे। और एक सवाल और आपको दे देते हैं, ये सवाल है कब का, शाबाश, कौन से बच्चे बताएंगे कौन कब का सवाल है जी? ये जो कौन सा पेपर है, शाबाश, ये जो आपका अभी पेपर हुआ, ये वो पेपर, ठीक हो गई बात? कौन सा? स्प्रिंग 21 का। अच्छा, इसमें से ये तो आ गया ना, द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कितने नंबर का दिया? शाबाश, देखो 7 नंबर का आता है आप लोगों को, क्यों भाई? ये तो आता है ना आपको, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और ये भी आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन, सॉरी ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ये भी आता है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये बताओ, ये जो सवाल है ये कर लोगे, जिसके अंदर ये ईयर्स दिए हुए हैं और यूजिंग द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, ठीक है जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1 to 5 निकाल लोगे, क्यों बच्चों? इसके अंदर एक चीज़ बतानी भूल गया हूँ, इस दफ़ा जो कैपिटल स्टॉक की वैल्यू उसने दी है वो गलती से लिखी नहीं मैंने, ये है 2:1, ये चेंज कर दी थी उसने, तो ये गालबन चेंज नहीं किया मैंने। तो ये आप स्प्रिंग 21 के पेपर में से देख भी सकते हो, देख लोगे, क्यों भाई? ठीक होगी बात? ये इसकी कैपिटल आउटपुट रेशियो है, तो इसको भी आप निकाल लोगे। बाकी सारे एजम्पशंस वही हैं, डेप्रिसिएशन 10% रख के इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। सवाल थोड़ा अधूरा लिख गए, पूरा लिखा ही नहीं हमने, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। तो 2 सवाल कर लो, एक ये वाला कर दो और एक ये वाला, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर ज़रूरी बात जो है वो ये है, जो कि हम डिस्कस करने वाले थे, वो है इसका ये वाला सवाल है 93 ऑफ योर क्वेश्चन बैंक। सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरलाइज द एक्सेलरेशन थ्योरी। एक्सेलरेशन थ्योरी का बेसिक जो है वो क्या है? जी शाबाश, जी ठीक हो गया, कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट राइज कर जाती है जब रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ता है डिमांड किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है जी। अच्छा, इससे मिलता जुलता सवाल जो है मुझे ऑटम 15 में भी मिला है। ऑटम 15 में ये सवाल जो है ज़रा देखिए बदल के आया हुआ है, यहाँ पे क्या कहेंगे आप? जी शाबाश। असल में आपने देखा होगा कि हम यहाँ आउटपुट लिखते हैं, वहाँ पे हम डिमांड भी लिख देते हैं। ये देखिए मैंने भी लिखा है शायद, ये देखिए जहाँ हम आउटपुट लिखते हैं वहाँ हम डिमांड भी लिख देते हैं अक्सर। तो यहाँ पे जो सवाल है वो बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने ये कह दिया इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इज़ फंक्शन ऑफ आउटपुट। तो डिमांड एंड आउटपुट इज़ द सेम थिंग, आउटपुट उतनी ही होती है जितनी डिमांड होती है। हम रियल आउटपुट भी उसे कह सकते हैं, हम उसको उस इकोनॉमी की डिमांड भी कह सकते हैं। अब मसला ये है कि जो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये तब काम करेगा अगर इन्वेस्टर को ये कॉन्फिडेंस होगा, बिजनेसमैन को ये कॉन्फिडेंस होगा कि जो डिमांड में चेंज आया वो टेम्परेरी नहीं है, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। यानी चेंज इन डिमांड शुड नॉट बी टेम्परेरी, अदरवाइज प्रोड्यूसर्स विल नॉट रिस्पॉन्ड। तो पहली तो बात ये यकीन होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है ये वक्ती नहीं है, ये आगे कम नहीं हो जाएगा दोबारा, यानी 960 से दोबारा 800 पे नहीं चला जाएगा।
या 1220 से दोबारा फिर 960 पे नहीं जाएगा। तो ये बढ़ गया है और अब ये आगे और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो फिर वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरी बात, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, अगर वो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में होंगे तो ये काम करेगा, अगर वो नेगेटिव सेंटीमेंट्स में होंगे तो वो डिमांड के इजाफे को भी तनकीदी नुक्ता नज़र से देखेंगे। अब दो बातें, पहली बात ये है कि उन्हें ये इतमाद हो कि डिमांड में जो इजाफा हो ये वापस रोल बैक नहीं हो जाएगा। जैसे हमारे अगर टेबल में आप देखें तो एक भी दफ़ा जब डिमांड 800 से 960 हुई है, दोबारा 800 नहीं हुई, दोबारा उससे ऊपर ही गई है। तो पहली बात तो ये कि हमें यकीन होना चाहिए कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगी, वापस नहीं जाएगी। दूसरी बात ये है कि हम मुस्बत सोच रहे हों, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हों, नेगेटिव सेंटीमेंट्स ना हों। और फिर ये भी बात है कि इसके अंदर एक और लिमिट है कि हम कन्फाइंड हैं कैपिटल आउटपुट रेशो पे। जो कैपिटल आउटपुट रेशो आप हमें दे देंगे, हमने उसी के हिसाब से कैलकुलेट करना है कि एवरी इंडस्ट्री हैज़ डिफरेंट कैपिटल आउटपुट रेशो। सो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल सपोज वन इंडस्ट्री ओनली, ये सिर्फ एक इंडस्ट्री तक है। जैसे क्लॉथ की बात करें, क्लॉथ तक की है। आप अगर इसको लेके जाएंगे कैपिटल मार्क, आप लेके जाएंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वहाँ कैपिटल आउटपुट रेशो हो रहा है। आप लेके जाएंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, वहाँ कैपिटल आउटपुट रेशो हो रहा है। तो लिहाजा ये एक इंडस्ट्री के लिए ठीक है। तो बेटे आप तंग ना करें बेटा, अच्छा तो आप तंग ना करें यार, पढ़ाने दे, माइक बंद रखे जिनने, बेटा वो इसको बंद करो भाई, ये जो भी बंदा है प्लीज़। अच्छा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज से आप नहीं, फ़र्ज़ कीजिए मैं मशीन लगाना चाहता हूँ, टूल्स लगाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये कि मेरे पास लोन नहीं मिल रहा, तो बैंक कर्जा ही नहीं दे रहे, तो अगर लोन अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इंक्रीज़ भी हो जाए, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक हो गई बात, मतलब देखिए डिमांड बढ़ गई मैं मानता हूँ, लेकिन मशीन लगाने के लिए तो मुझे या तो बैंक से कर्जा मिले या शेयर से कैपिटल मिले, अगर दोनों से ही नहीं मिल रहा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। नो डिफरेंस इन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ मशीन, हमने 10% कह दिया है। हम ये कहते हैं कि जी हर साल एक मशीन ख़राब होती है या हर साल 10% डेप्रिसिएशन होती है, तो ये लाजिम नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक तनकीदी नुक्ता भी है कि लॉ विल नॉट वर्क लाइफ ऑफ कैपिटल और मशीन इज़ डिफरेंट हेयर, वी सपोज दैट ऑल मशीन एक्सपायर एट द सेम टाइम, कि अगर हम सपोज करते हैं कि सारी मशीनें सेम टाइम एक्सपायर हो जाती तो फिर ये काम नहीं करेगा। लिहाजा हमने एक फिक्स्ड डेप्रिसिएशन फ़र्ज़ की है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि लॉ विल वर्क, लेट मी से लॉ विल वर्क विद ए, law is not applicable if life of capital is different. Here we suppose a fixed depreciation, हमने एक फिक्स्ड डेप्रिसिएशन फ़र्ज़ कर दिया है, एंड डेट इज़ यू सी, कितना डेप्रिसिएशन रखा था बच्चों, कोई बता सकता मुझे? है भाई, कितना डेप्रिसिएशन रखा था हमने, कोई बता सकता है? 10%। तो हमने ये सपोज किया कि लॉ विल नॉट वर्क, यानी हमने क्लियर कर दिया लॉ विल नॉट वर्क इफ़ लाइफ ऑफ कैपिटल आर मशीन इज़ डिफरेंट। हेयर वी सपोज अ फिक्स्ड डेप्रिसिएशन, हमने एक फिक्स्ड डेप्रिसिएशन रखा हो। ठीक हो गया बच्चों? तो कितनी लिमिटेशंस है? 5 लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? शाबाश, एक लिमिटेशन है टेम्परेरी चेंज इन डिमांड आया तो काम नहीं करेगा, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई, ये काम नहीं करेगा। अच्छा, और अगर कैपिटल आउटपुट रेशो फिक्स एक इंडस्ट्री की है तो काम करेगा, और अगर हमें कर्जे या लोन ना मिले तो भी काम नहीं करेगा, और अगर आप डेप्रिसिएशन एंड ड्यूरेबिलिटी मशीन की चेंज करोगे तो भी ये काम नहीं करेगा। लेकिन येट डैट ये बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आल दो के इसके अंदर अजम्पशन ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक समझ आया तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए। 2 बातें और करेंगे और फिर लेक्चर वाइंड अप करेंगे। अभी मुझे आपके तकरीबन कोई 20 मिनट चाहिए टोटल। ठीक है जी, डन हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। अब मैं इसको अलहदा सेव कर रहा हूँ, एक्सेलरेटर को अलहदा सेव कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे, और